प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम के काजीरंगा पहुंचने पर भव्य स्वागत। शनिवार को असम में 18,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ईटानगर में विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल का भी करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार। कहा, बदलते समय के साथ चलते हुए नए दौर को समय से पहले पहचान देने का है यह अवसर। समग्र निर्माण से देश के बारे में गलत धारणाओं को सुधारने में मिल सकती है मदद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की आधी आबादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बड़ा उपहार। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपयों की कटौती। महिलाओं ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। संदेशखाली मामले के आरोपी निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर कसा सीबीआई का शिकंजा। ईडी की पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की छापेमारी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा को संदेशखाली में 10 मार्च को रैली करने की दी अनुमति। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम। राहुल गांधी वायनाड से होंगे प्रत्याशी। भाजपा पहले ही जारी कर चुकी है 195 उम्मीदवारों की पहली सूची। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल का किया लोकार्पण। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस रिपोर्ट 2023 भी की जारी। कहा, डेटाबेस पोर्टल का शुभारंभ सहकारिता के क्षेत्र में साबित होगा मील का पत्थर। भारत ने रूसी सेना में काम करने के लिए भारतीयों को ठगे जाने का मामला रूस सरकार के साथ दृढ़ता से उठाया। विदेश मंत्रालय ने कहा, झूठे वादे करके भर्ती करने वाले एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। देश भर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धा का उल्लास। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों के साथ उमड़ा आस्था और भक्ति का सला। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम के काजीरंगा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ आए। लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने इन सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री के परंपरागत स्वागत के लिए स्थानीय कलाकारों ने भी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इन कलाकारों ने पारंपरिक गीत संगीत और नृत्य के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इन कलाकारों की सराहना करते हुए उनका भी आभार जताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूर्वोत्तर यात्रा के दूसरे दिन शनिवार को असम के जोरहाट पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी विश्व प्रसिद्ध अहोम जनरल लाचित बरफुकन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जोरहाट में सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वास्थ्य, तेल और गैस, रेल और आवास क्षेत्रों को मजबूत करने वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। असम का जोरहाट समृद्ध ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस धरती ने 16वीं सदी में मुगलों के विस्तारवाद को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि सराय घाट की लड़ाई में उनको पीछे हटने पर भी मजबूर किया। उस वक्त इस युद्ध के हीरो रहे थे लाचित वारफुकन। प्रधानमंत्री शनिवार को जोरहाट में लाचित मैदान होलंगापार में इसी अहोम जर्नल के 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसे स्टैचू ऑफ वेलोर का नाम दिया गया है। 214 करोड़ की अधिक लागत से निर्मित ये लाचित मैदान 64,913 वर्ग मीटर में फैला है, जिसे लाचित बरफुकन सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है। इस परिसर में 2 संग्रहालय भी बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आके ये लाचित बरफुकन
जो 17 बार मुगल को पराजय किया, देश को रक्षा किया, ये नॉर्थ ईस्ट को रक्षा किया, ये मुगल सेना को पराभूत करके उसका स्टेच्यू उद्घाटन करेगा। यहाँ का एक प्रोजेक्ट, यहाँ मत 314 करोड़ का ये प्रोजेक्ट यहाँ में कल्चरल ये बनेगा। यहाँ में ये बहुत खुशी का, नॉट ओनली ये जोरहाट व अपर असम का, ये सारा असम का, देश के लिए ये बहुत खुशी का बात है। पीएम मोदी जोरहाट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,50,000 घरों की चाबी भी लाभार्थियों को सौंपेंगे। वो शिवसागर मेडिकल कॉलेज और गुवाहाटी में बाल चिकित्सा और वायक्स हेमेटोलिम्फोइड केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही तिनसुकिया में 615 करोड़ की लागत से बने तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं धूपधारा से चायगांव और न्यू बोगाई गांव से सरभोग तक की रेल लाइनों के दोहरीकरण की 2 रेलवे परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सिलीगुड़ी में रेलवे के 7 प्रोजेक्ट्स हैं और एक ट्रेन फ्लैग ऑफ करेंगे। जो 7 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से मणिग्राम से निमतिता एक लाइन है, ईस्टर्न रेलवे में आती है, उस लाइन का इनॉग्रेशन होगा। और इस तरफ नॉर्थ बंगाल की तरफ 5 इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं और एक अलुवाबारी से आमबारी फालाकाटा से लेकर अलुवाबारी तक का ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग है, जिसमें न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी इंक्लूडेड है। ये जितनी लाइनें हैं, जो मेन लाइनें हैं, ये नॉर्थ ईस्ट को फीड करती हैं। ये लाइनें नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारे गुड्स ट्रेन कहिए कि पैसेंजर ट्रेन कहिए, इन सबकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी बरौनी से गुवाहाटी तक 3,992 करोड़ की लागत वाली 718 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का लोकार्पण करेंगे। वो नाहर कटिया बरौनी क्रूड पाइपलाइन के बरौनी बोगाई गांव गुवाहाटी सेक्टर की पंपिंग क्षमता को अपग्रेड करने की प्रक्रिया का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही डिगबोई रिफाइनरी क्षमता विस्तार और गुवाहाटी रिफाइनरी विस्तार समेत तेल और गैस से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षित बर्फकन की मूर्ति के अनावरण के बाद जहां यहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ देश और दुनिया से आने वाले लोगों के लिए भी बर्फकन के ऐतिहासिक महत्व को करीब से जानने और समझने का मौका मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम लाखों लोगों के घर के सपनों को भी साकार करेंगे। सहयोगी केशव और कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, जोरहाट, असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर जाएंगे। ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सेला सुरंग के उद्घाटन समेत मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, सीमा अवसंरचना, आईटी, बिजली से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करेंगे। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश विकास की बानगी का गवाह बनेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्व के लिए 10,000 करोड़ रुपए की नई औद्योगिक विकास योजना उन्नति का शुभारंभ करेंगे। यह योजना उत्तर पूर्व में औद्योगिक तंत्र को मजबूत करने, नए निवेश को आकर्षित करने और नई विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने में मदद करेगी। भारत सरकार की तरफ से वित्त पोषित ये योजना सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू होगी। अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशी जो प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं वो कि हमारा जो सेला टनल है उसका इनॉग्रेशन होगा। सेला टनल 31,000 फीट ऊपर एक ऑल वेदर टनल है, जो हमारे वहाँ पे सिपाही काम करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रधानमंत्री सेला सुरंग परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे, जो बालीपारा चारिद्वार तावांग रोड पर सेला दर्रे के पार तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह परियोजना न केवल क्षेत्र में तेज और अधिक कुशल परिवहन मार्ग प्रदान करेगी, बल्कि रणनीतिक महत्व में भी मददगार साबित होगी। इस टनल की आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में 41,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम दिबांग घाटी जिले में दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 31,875 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाला यह देश का सबसे ऊंचा बांध ढांचा होगा। ये बिजली पैदा करेगा, बाढ़ नियंत्रण में मदद करेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर और सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। परियोजना के कार्यों से इस क्षेत्र का बहुआयामी और सर्वांगीण विकास होगा। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए कई सड़क, पर्यावरण और पर्यटन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
जिसमें 50 स्वर्ण जयंती स्कूलों को अपग्रेड करना, डोइनी पोलो हवाई अड्डे से नाहर लागून रेलवे स्टेशन तक कनेक्टिविटी प्रदान करना और डबल लेन सड़क निर्माण शामिल है। पीएम जल जीवन मिशन की करीब 1100 परियोजनाएं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 170 दूर संचार टावर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की लगभग 1100 परियोजनाएं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 170 दूर संचार टावर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से 450 करोड़ रुपए की लागत से बने 35,000 घरों को भी लाभार्थियों को सौंपेंगे। विकसित भारत और विकसित अरुणाचल के लिए 33 प्रोजेक्ट्स मोदी जी उद्घाटन करेंगे। अरुणाचल केवल नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितना प्रोग्रेस है, जितना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, वो यही ईटानगर से त्रिपुरा का, नागालैंड का, बाकी सिक्किम का, बाकी स्टेटों का यही से उद्घाटन होगा। अरुणाचल प्रदेश के अलावा प्रधानमंत्री मणिपुर में 3400 करोड़ रुपए, नागालैंड को 1700 करोड़ रुपए, मेघालय में 290 करोड़ रुपए, सिक्किम में 450 करोड़ रुपए, त्रिपुरा में 8500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कुल मिलाकर 55,000 करोड़ रुपए की सौगात से 5 राज्यों में सड़क, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के विकास समेत आईटी पार्क के विकास को मजबूती मिलेगी। ईटानगर से धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किए। पहली बार शुरू किए गए इस पुरस्कार का उद्देश्य देश की सृजनात्मक प्रतिभाओं का सम्मान करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बधाई भी दी। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रही हैं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज है। शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास। और इसलिए यहाँ जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि का पर्व सृजनकर्ताओं के सम्मान का अवसर बना। इसकी परिकल्पना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की एक मंच के रूप में की गई, जिसमें कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वालों को प्रोत्साहित किया गया। इन्हें 20 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें देश और विदेश के भी रचनाकार शामिल रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करने का आह्वान किया। हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री ने रचनाकारों से महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने, दिव्यांगों के सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर कंटेंट तैयार करने की अपील की। उन्होंने देश की बढ़ती ताकत का भी जिक्र किया और सृजनकर्ताओं से देश के गौरव को विश्व में पहुंचाने का भी आह्वान किया। देश का ये जो सामर्थ्य है ना, इस सामर्थ्य को हम आज अगर विदेश में बैठे किसी शख्स को
मैं समझता हूं हमारे सामर्थ्य से आकर्षित करें, उनको लाने की दिशा में हमारा काम हो। हम अपने कंटेंट को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल एम्बेसडर्स हैं दोस्तों, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने पिछले 10 वर्षों में डेटा क्रांति देखी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन ने कंटेंट क्रिएटर का एक नया क्षेत्र सर्जित किया है। मुझे खुशी है कि जब आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें समाज में एक बदलाव आ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है समाज को अपने साथ लेकर चलना, उनको अपनी बातें समझाना और वो उस चीज़ को समझ जाए। तो मुझे खुशी है कि ये चीज़ हो रही है, ये बदलाव आ रहा है। मोदी जी एक तरह से हमारे देश के कंटेंट क्रिएटर ही है, एक बहुत बड़े मंच पर बैठकर कंटेंट बना रहे हैं और लोगों को चीज़ें सिखा रहे हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मौका दिया अपनी बात रखने का, और हमारे जो हम सबका फील्ड है कंटेंट क्रिएशन में, उन सभी फील्ड्स के बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी, और ये काफ़ी एक शानदार अवसर रहा। पूरे विश्व में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार भारत में हो रहा है, और ये इनिशिएटिव हमारे प्रधानमंत्री से हो रहा है। इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि बदलते समय के साथ चलते हुए यह अवसर नए दौर को समय से पहले पहचान देने का है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार आने वाले समय में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डेटाबेस से सहकारिता क्षेत्र का विस्तार, डेवलपमेंट और डिलीवरी सुनिश्चित होगी। साथ ही यह सहकारिता क्षेत्र के विकास को कंपास की तरह दिशा दिखाएगा। उन्होंने कहा कि डेटाबेस में पैक्स से एपैक्स, गांव से शहर, मंडी से ग्लोबल मार्केट और राज्य से अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस तक जोड़ने की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में ये सहकारिता मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहल है। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस रिपोर्ट 2023 भी जारी की। अमित शाह ने कहा कि डेटाबेस को विकसित करने में लगभग 2 साल लग गए, और अब कोई भी एक क्लिक में सहकारी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। डेटाबेस की पेशकश सहकारी क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा, और इससे सहकारी क्षेत्र के सभी हितधारक लाभान्वित होंगे। ही 2 साल के अंदर देश भर के पैक्स का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक समान हो गया है। सभी पैक्स कंप्यूटराइज हो गए हैं। सभी पैक्स के कारोबार के अंदर वृद्धि करने के लिए एक कॉमन बायलॉज सभी राज्यों ने, सभी पैक्सों ने स्वीकार किए हैं, और आज सभी पैक्स विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि साहसिक निर्णय लेना और उसे अंजाम तक पहुंचाना प्रधानमंत्री मोदी का चरित्र है। बीते 2 वर्षों में सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स कंप्यूटरीकृत हो गई हैं, और सभी राज्यों ने पैक्स मॉडल उप नियमों को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि इसी से पैक्स को बढ़ाने का रास्ता तय होगा। हमने 20 नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ दिया, जिससे पैक्स मुनाफा करते हैं। आज पैक्स गांव के किसी गरीब किसान की रेलवे की टिकट भी बुक कर रहे हैं, एयरलाइन की टिकट भी बुक कर रहे हैं। पैक्स बैंक मित्र का भी काम कर रहे हैं, बैंक बीमा उतारने का भी काम कर, ये सारी गतिविधियों को हमने पैक्स के साथ जोड़ा। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस वेब आधारित डिजिटल डैशबोर्ड है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य संघों सहित सहकारी समितियों के आंकड़े को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय डेटाबेस के तहत देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली 29 करोड़ से अधिक की सामूहिक सदस्यता वाली 8 लाख सहकारी समितियों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई है। ये डेटाबेस न सिर्फ केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सहकारी समितियों के बीच प्रभावशाली संवाद के लिए महत्वपूर्ण साधन, बल्कि इससे सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और सहभागिता को भी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला उद्यमियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश भर से पहुंची 25,000 महिलाओं ने शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल है और भारत के मजबूत बुनियाद की नींव
नारी शक्ति के पास है। आपको, आपके परिवार को देश भर में आज ये संदेशा पहुंचे कि भारत अब निकल पड़ा है, भारत तेज गति से आगे जाने वाला है, भारत का भविष्य उज्जवल है और उसकी नींव हमारी नारी शक्ति है, हमारी बहनें हैं। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ बाबा विश्वनाथ का भी दिन है। उन्होंने महिलाओं को देवी का स्वरूप बताते हुए कहा कि महिलाएं सृजनकर्ता भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब बाबा विश्वनाथ का जयकारा पूरे देश में लग रहा है, तब वो मातृशक्ति जो अपने और अपनों के लिए मां अन्नपूर्णा से कम नहीं, वो ताकत जो परिवार का भी सृजन करती है, समाज का भी आधार बनती है और जो इंडस्ट्री से अगर अपनी ताकत को जोड़ दे तो भारत के हर घर, हर शहर, हर राज्य के लिए लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज विशेष रूप से महिलाओं के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा की। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र 23 केंद्रीय प्राथमिकता वाले विषयों को कवर करता है, जहां भारतीय एथलीटों को एशियाई खेलों और ओलंपिक जैसी वैश्विक प्रतियोगिताओं में पदक जीतने का मौका मिलता है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने देश भर में 23 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, ताकि अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और खेल सुविधाएं, खेल विज्ञान बैकअप, प्रशिक्षित पोषण विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत आहार और समग्र पर्यवेक्षण प्रदान करके होनहार एथलीटों को सर्वश्रेष्ठ कोच, योग्य सहायक कर्मचारी और उच्च निष्पादन वाले निदेशक के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। I have already started consolidating my National Center of Excellences, and I am going to announce one thing today, that I am going to open 2 new Center of Excellence only for the women athletes, and only women athletes will be trained there. As far as the coaches are concerned, we are trying to bring in a curriculum, not only what has been taught in the National Institute of Sports at Patiala, but also looking at the various models at the international level, engaging with the National Sport Federation, have to write curriculum and have the category A, B and C kind of coaches in the country. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बेंगलुरु में विकसित भारत के राजदूतों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पिछले 10 वर्षों में सोच बदलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चीजें करने की क्षमता रखता है। आज हम ये क्षमता रखते हैं कहने की कि दुनिया का सबसे बड़ा, सुंदर और सब करने का काम आज भारत वो सोच रख रहा है। ये सोच बदली हमने पिछले 10 सालों में। पहले दुनिया के नेताओं के सामने आंखें झुकाकर पहले की लीडरशिप बात करती थी, आज आंखों में आंखें डालकर, कंधे से कंधा मिलाकर भारत काम करता है। यह नए भारत की बुलंद तस्वीर है, ये हमने बदलने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। कांग्रेस ने किसको अपने साथ जोड़ा? भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों को। कांग्रेस ने किसका समर्थन किया? टुकड़े टुकड़े गैंग का। ये साफ दिखाता है कि ये भारत को कभी विकसित भारत बनाना चाहते ही नहीं थे। ये गरीब को गरीबी रेखा से बाहर लाना ही नहीं चाहते थे। ये तो भला हो देश की जनता का मोदी सरकार लाए, तो मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला और अब विकसित भारत संकल्प को लेकर चले, जिसको सिद्धि तक लेकर जाएंगे।
केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वैश्विक सेमीकंडक्टर हब के रूप में भारत की क्षमता के बारे में लोगों को बताया। चंद्रशेखर ने विभिन्न उद्योगों के लिए चिप्स और आईपी डिजाइन करने की अनिवार्यता पर जोर दिया। इस अवसर पर मंत्रालय ने डीएलआई योजना के तहत 2 और सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप्स के लिए सहायता की घोषणा भी की। बीटेक, एमटेक और पीएचडी स्तर पर 85,000 छात्र सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन करने के लिए चिप-आईएन केंद्र में अत्याधुनिक ईडीए टूल्स का उपयोग करेंगे। चिप-आईएन केंद्र मौजूदा सबसे बड़े केंद्रों में एक है। इसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर डिजाइन समुदाय के लिए चिप डिजाइन बुनियादी ढांचे को उपलब्ध करवाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, यह त्रिवेंद्रम और केरल के उभरते उद्यमियों के लिए भविष्य की प्रणाली, उपकरणों और उत्पादों को डिजाइन करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। Today we have received in just 2 years $26 billion of investment proposal. Micron, Power, TSMC Taiwan, Tata's, all setting up multi-billion-dollar manufacturing facilities. Every global name in semiconductor today, including the very respected brands and companies today who are on the dais. Today, there is not one company in the world, in the global semiconductor ecosystem, that does not have an R&D center in India. And thirdly, we have created a very vibrant, fast-charging, globally competitive startup ecosystem in India in the last 2 years. I want you to be part of that journey. I want you to be part of that semiconductor ecosystem. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीने के पानी का कवरेज जो 16% था, आज वो बढ़कर 75% के आंकड़े को पार कर चुका है। देश में ऐसे 12 प्रदेश हैं जो 100% इस मिशन को कवर कर चुके हैं। 7 प्रदेश 85% से ज्यादा कवर हो चुके हैं। आजादी के बाद की सरकारों में केवल 19% लोगों तक पीने का पानी पहुंचा पाया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हर घर जल मिशन के अंतर्गत आज ये आंकड़ा 75% को भी पार कर चुका है। मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि इस पिछले 4 साल और 2 महीने 3 महीने के इस कालखंड में जो कवरेज 16% था, 19 करोड़ 40 लाख घरों में से मात्र 3 करोड़ 23 लाख से भी कम घरों में पीने का पानी पहुंचता था, वो आज 75% के आंकड़े को पार कर चुका है। देश में अनेक प्रदेश, जिनमें गुजरात, हरियाणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ऐसे 12 प्रदेश हैं जो 100% सैचुरेट हो चुके हैं। लगभग 7 प्रदेश 85% से ऊपर कवरेज कर चुके हैं। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 4 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम 11.5 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के सर से मटके का बोझ उतारने में कामयाब हुए। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें राहुल गांधी से लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है। जहां राहुल को एक बार फिर से वायनाड से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं भूपेश बघेल राजनांदगांव से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस हर जगह इंडी गठबंधन के साथ जाने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल, असम समेत कई राज्यों में कुछ समस्याएं हैं। आपको बता दें कि भाजपा पहले ही 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है और भाजपा 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य के साथ मजबूती से आगे बढ़ रही है। संदेश खाली मामले में सीबीआई की जांच में आज का दिन रहा महत्वपूर्ण। घटना के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख की कॉल डिटेल्स खंगाली रही सीबीआई जो है। इस बीच ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ईडी ने शिक्षा भर्ती घोटाले से संबंधित मामले में कोलकाता समेत 8 जगहों पर छापे मारे। ममता सरकार का यह कहना कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित वाले बयान पर भाजपा ने
पलटवार किया है। वहीं सीबीआई शनिवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपमंडल न्यायालय से शाहजहां की हिरासत बढ़ाने की मांग करेगी। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी के एक दल पर हमले की जांच के सिलसिले में निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर शुक्रवार को छापे मारे। इस दौरान एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया। सीबीआई की टीम ने हमले के संबंध में सबूत इकट्ठा करने के लिए शाहजहां शेख के आवास के आसपास के इलाकों का भी दौरा किया। ईडी और सीएफएसएल की टीमें भी शाहजहां शेख के घर पहुंची। बहुत सारा कॉम्प्लेन है, अब इंक्वायरी शुरू हुई है, देखिए क्या होता है। ममता को डर है कि अभी भी वहां लोग जाएंगे तो सारा कुछ खुल जाएगा भेद, लेकिन सीबीआई ईडी पहुंच गया है, अब तो भेद खुलेगा ही। इस बीच ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिर झटका देते हुए भाजपा नेताओं को संदेशखाली में 10 मार्च को रैली की अनुमति दे दी। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि रैली रोकने के ममता सरकार के असफल प्रयास को कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिर ध्वस्त कर दिया है। बीजेपी ने संदेशखाली मामले पर ममता सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए टीएमसी पर शाहजहां शेख को संरक्षण देने का आरोप लगाया, तो पश्चिम बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह बताने वाली टिप्पणियों पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। ममता बनर्जी को संदेशखाली जाना चाहिए, इतना सुरक्षित जगह है तो मुझे लगता है वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे वहां जाने से लिए, वहां जहां जैसा दरिंदे घूम रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी कुछ भी बोले, सारा देश देख रही क्या हो रहे हैं। ममता दीदी, मोदी जी तो बेटी बचाओ का कैंपेन चलाते हैं और आप शाहजहां बचाओ का कैंपेन चलाती हैं। ममता दीदी, ऐसी क्या मजबूरी है कि आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं रहा है, बल्कि यह रहा है कि तालिबानी मुझे चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी कोलकाता और उसके आसपास 8 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ये छापे खासतौर से पूर्व शिक्षा मंत्री और अब जेल में बंद पार्थ चैटर्जी और बिचौलिए प्रसन्ना रॉय से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों के आवासों पर डाले गए हैं। भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी और तृणमूल के कई पदाधिकारियों के साथ ही राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा से सटे गांव में नो मेंस लैंड पर आधा दर्जन मदरसे ऐसे हैं जो अवैध हैं। वैसे तो जनपद में 192 मदरसे अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिसकी जांच भी हुई थी। वहीं नेपाल सीमा से लगे नो मेंस लैंड पर ये मदरसे चोरी छुपे खुलते हैं और बंद होते हैं। यानी प्रशासन का डर है, जिसको लेकर एसआईटी ने इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 13,000 मदरसे एसआईटी ने बंद करने की सिफारिश की है, जिनमें श्रावस्ती जिले का नाम भी आता है। 62 किलोमीटर की खुली भारत नेपाल सीमा से लगे हुए कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर ये मदरसे संचालित है, जिनके पास सरकार द्वारा कोई मान्यता नहीं है। अवैध चल रहे मदरसों को बंद कराने की एसआईटी की सिफारिश के बाद अवैध मदरसों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। मदरसे जो है जांच में जब किया गया तो 192 जो है गैर मान्यता प्राप्त मिली थी, और इसके बाद जो है उसकी जांच कमेटी बना करके जांच रिपोर्ट होकर इसके चली गई शासन को। अब शासन जो भी निर्णय लेगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 मार्च से 13 मार्च तक मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रपति 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेंगी। President of India, Srimati Draupadi Murmu, will undertake a state visit to the Republic of Mauritius from 11th to 13th March 2024 to attend the National Day celebrations of Mauritius. On 12th March, as the chief guest, on the invitation of the government of Mauritius, President Murmu will hold bilateral meetings with the President of the Republic of Mauritius, His Excellency Mr. Prithviraj Singh Rupun, and Prime Minister of Mauritius, His Excellency Mr. Pravin Kumar Jagannath. In addition, President will meet several dignitaries and leaders. During the visit, President Murmu and Prime Minister Jagannath will jointly inaugurate 14 India-assisted projects showcasing the growing expanse and multifaceted nature of India's vibrant development partnership with Mauritius.
वहीं भारत सरकार ने रूस में काम करने के लिए ठगे गए भारतीय नागरिकों के मामले को सख्ती से उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में भर्ती करने वाले एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई के लिए मामले को दृढ़ता से उठाया गया है। Several Indian nationals have been duped to work with the Russian army. We have strongly taken up the matter with the Russian government for early discharge of such Indian nationals. Strong action has been initiated against agents and unscrupulous elements who recruited them on false pretexts and promises. The CBI yesterday busted a major human trafficking network, conducting searches in several cities and collecting incriminating evidence. A case of human trafficking has been registered against several agents. We once again appeal to Indian nationals to not be swayed by offers made by agents for support jobs with the Russian army. This is fraught with danger and risk to life. We remain committed to early release of our nationals serving as support staff with the Russian army and their eventual return home. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली राष्ट्रव्यापी पहल देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 का शुभारंभ किया, जिसमें देश के लोग ऑनलाइन जाकर ये तय करेंगे कि कौन सा पर्यटन स्थल सबसे अच्छा है। इससे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली राष्ट्रव्यापी पहल देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 का शुभारंभ किया, जिसका मकसद जन भागीदारी के लिए पर्यटन स्थल का विकास करना है। ये एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है जिसमें देश के लोग ऑनलाइन जाकर ये तय करेंगे कि कौन सा पर्यटन स्थल सबसे अच्छा है। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। इससे एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है, और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा। इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय का लक्ष्य 5 पर्यटन श्रेणियों आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विरासत, प्रकृति और वन्य जीवन, साहसिक और किसी भी अन्य श्रेणी में सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों की पहचान करने और पर्यटकों को धारणाओं को समझने के लिए नागरिकों के साथ जुड़ना है। अभियान के तहत आप अपने सुझाव देकर पूरे देश में पर्यटन केंद्रों के विकास को बढ़ावा देने में अपनी सीधी भागीदारी कर सकते हैं। इस अभियान में लोग अपनी पसंद की जगह चुनने के लिए innovateindia.mygov.in देखो अपना देश पर जाकर वोट कर सकते हैं। इसके अलावा 9912425425 पर मिस्ड कॉल देकर भी अपना वोट दे सकते हैं। ये अभियान लोगों को देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों में योगदान देने का एक अनूठा अवसर देता है। आप खुद वोट करें और देश दुनिया में अपने जान पहचान के लोगों को इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। इसके जरिए आप 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड निवासी शुभम पवार के मोदी की गारंटी गाने को लॉन्च किया गया। भाजपा महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने गीत को लॉन्च किया। उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को ये गीत प्रेरित करेगा। वहीं उत्तराखंड में योग नगरी ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में 36वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश द्वारा अतुल्य भारत पर्यटन संस्कृति और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से महोत्सव का आयोजन किया गया। ये योग महोत्सव 14 मार्च तक चलेगा। इस 7 दिवसीय महोत्सव में 75 देशों के 1400 योग जिज्ञासुओं, 25 देशों के 64 योगाचार्यों ने भाग लिया। ब्रेन ट्यूमर की मुश्किल सर्जरी अब आसान हो गई है। अब यह सर्जरी महज चंद मिनटों में ही मुमकिन है। पहले जहां सर्जरी में 3 से 4 घंटों का वक्त लगता था,
अब इसमें आधे घंटे ही लगेंगे। जैप एक्स जायरोस्कोपिक रेडियो सर्जरी प्लेटफॉर्म के दम पर अब ऐसा हो सकेगा। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में यह नई मशीन लगी है। इस तकनीक को पूरे दक्षिण एशिया में पहली बार भारत के अपोलो अस्पताल में शुरू किया गया है। इसमें ना कोई दर्द होगा और ना ही इसका कोई दुष्प्रभाव है। कीमत भी उतनी ही जितनी पहले से हो रही परंपरागत सर्जरी में लगती थी। इस पर अपोलो के डॉक्टर गौरव त्यागी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। सर्जरी बिना सर्जरी के अपोलो अस्पताल में पहली एक मशीन ऐसी लगी है जो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करेगी, और इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गौरव त्यागी हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से मशीन काम करेगा और इसको बहुत क्रांतिकारी माना जा रहा है? ये मशीन से हम रेडियो सर्जरी करेंगे, इसको स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी बोलते हैं, जो कि इमेज गाइडेड प्रोसीजर है, जिसमें हम पेशेंट की ब्रेन की एमआरआई के मिक्स करके इस मशीन के अंदर उसके हिसाब से हम एक हाई डोज ऑफ रेडिएशन डिलीवर करेंगे मरीज का जो ट्यूमर रहेगा, और बहुत ही फोकस सिर्फ ट्यूमर के एरियाज़ में एंड सराउंडिंग जो उसके आसपास की जो ब्रेन के क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि हमारी इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं या ब्रेन का कुछ एरिया है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करता है, उन सबको डैमेज ना हो उसका एक हाईली फोकस डोज रेडिएशन का हम इससे दे सकते हैं। तो बिना सर्जरी के काफ़ी वैरायटी ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स है जिसको हम ये ट्रीटमेंट से हम क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन में एवी मालफॉर्मेशंस होता है जिससे ब्रेन में ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, जो खून की नलियों का गुच्छा जैसा बन जाता है, उनका हम ट्रीटमेंट इसके द्वारा कर सकते हैं। और कुछ सेलेक्टिव पेशेंट ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे कि जिनको ट्रेमर्स होता है या पार्किंसन डिजीज़ के कुछ सेलेक्टिव केसेस, उनको हम ये मशीन के द्वारा लीजन करके उनको हम बेनिफिट कर सकते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि डे केयर में ही हो जाएगा, मतलब आधे घंटे में सर्जरी हो जाएगी, तो मरीज को कितना समय लगेगा इस तरह के प्रोसीजर करने में? जनरली डे केयर का मतलब है कि पेशेंट को इसमें एडमिशन होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सुबह आएंगे, उनका सीटी, एक ब्रेन का सीटी कराएंगे और उनका एक फेस का मास्क बनाते हैं जो कि मोल्ड उसी समय मॉर्निंग में रेडी हो जाएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट का टाइम डिपेंडिंग ऑन ट्यूमर कितना बड़ा है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है और हमें कितनी डोज रेडिएशन देनी है, तो अराउंड 30 मिनट से सवा घंटे तक का ट्रीटमेंट टाइम है। और पेशेंट जस्ट मशीन के अंदर जाना है एमआरआई की तरह, और आपको रेडिएशन डोज लेने के बाद 1-2 घंटे के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, और अगर सब कुछ सही रहता है तो पेशेंट शाम को घर जा सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट? सबसे बड़ा साइड इफेक्ट रेडिएशन नेक्रोसिस है, जो कि जिसके कारण हमारी डोज लिमिटिंग रखनी पड़ती है, लेकिन ये मशीन का प्रिसीजन और वो इतना ज़्यादा है कि हम रेडिएशन नेक्रोसिस को कम से कम रख सकते हैं। जो आसपास के ब्रेन के इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको रेडिएशन का किरणों का डैमेज कम से कम रखें। कौन कौन से ट्यूमर का इलाज होगा? सो कॉमनली जैसे मेटास्टेसिस, ब्रेन मेटास्टेसिस, जो कि आपकी बॉडी में ट्यूमर कहीं और है, वहाँ से ट्यूमर ब्रेन में आ गए हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। और छोटे ट्यूमर्स जैसे वेस्टिबुलर श्वानोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, हमारी नर्व्स के जो ट्यूमर रहते हैं उनके ऊपर, मेनिंजोमास एक बड़ा ट्यूमर का ग्रुप है जिनको हम किया जा सकता है। और साथ में एवी मालफॉर्मेशंस जो कि ब्रेन की खून की नलियों का गुच्छा है। इसके साथ ही साथ हम ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया भी मैं एक बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चेहरे का पेन रहता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है या पहले भी काफ़ी ट्रीटमेंट करा चुके हैं और उससे नहीं हुआ, उनके लिए भी ये मशीन के द्वारा रेडिएशन से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। कैमरा राजेश शर्मा के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में भक्तों ने पूजा अर्चना की, मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी देश के कोने कोने से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। नासिक के श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर और देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में भी भक्तों का उत्साह देखते ही बना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित ईशा योग केंद्र में आयोजित महाशिवरात्रि महोत्सव में भाग लिया। ईशा योग केंद्र के संस्थापक सदगुरु जग्गी वसुदेव ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। पहले कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने ईशा योग केंद्र स्थित ध्यान लिंग मंडपम में आयोजित दीप आराधना में भाग लिया। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर आदि योगी मूर्ति के सामने आयोजित शिवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, गुजरात के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने भी हिस्सा लिया। महाशिवरात्रि को लेकर
मॉरिशस में भी भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। मॉरिशस में महाशिवरात्रि के उल्लास का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। महाशिवरात्रि को लेकर मॉरिशस में पूरा उत्साह है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? I am very proud to be Hindu and I'm very proud to be here with the Mauritian people, and this is our culture, so we have to pray, you know. We have a very good moment here. Also people serving donation, the food is very nice, very delicious. Yes. So every year I'm been here so to see also people which is here. हमारे लिए बहुत महत्व है। कांवड़ बनाते हैं, सभी को इकट्ठा करते हैं, साधारण रूप से करते हैं, ज़्यादा शोर नहीं है, सही भजन सही ढंग से करते हैं। आज जल चढ़ाए हैं, पूजा पाठ किए, बच्चे को यही समझाते हैं कैसे करना चाहिए पूजा, ना कि शोर शराबा या क्या ऐसा नहीं को होना चाहिए। कितनी शक्ति देखते हैं भोलेनाथ? अरे बहुत ये हमारा सबसे बड़ा पर्व यही है, महाशिवरात्रि। हम धूमधाम से मनाते हैं, दादा परदादा यही से है। तो हम तो संस्कृति को नहीं भूले आप? कभी भी नहीं। यही हम बच्चे को सिखाते हैं, सिखाते रहेंगे। Seize this opportunity to wish all Hindu devotees around the island of Mauritius a pious Mahashivaratri. We have prayers in all around the Shivala, the Covils in Mauritius, and we have to stay awake whole night, and we do prayer 4 times, the 4 Pahar ke puja. तो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ सबके दुख हरने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मॉरिशस के अंदर भी पूरा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, मॉरिशस। सावन के महीने में भारत में तो कांवड़ियों का तांता लगा ही रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर मॉरिशस में भी भक्ति और श्रद्धा का एक अलग ही माहौल देखने को मिला जब लोग कांवड़ भरकर शिव मंदिरों में पहुंचे। कितना उत्साह दिखाई दिया कांवड़ भरकर लेकर आने वाले युवाओं में, इस पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। हम मॉरिशस के महेश्वर मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रियोलेट में यहाँ पर काफी संख्या में कांवड़ देखी जा सकती हैं। जिस तरह से भारत में लोग कांवड़ भर के आते हैं सावन के महीने में, उसी तरह से महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ काफी संख्या में युवा जो है कांवड़ लेकर आए हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह की है ये आपकी हर हर महादेव सेना? ये कांवड़ जो बनाया गया है 1 महीने से शुरू हो गया है। यहाँ से त्रियो से लेकर हमने गंगा तालाब की ओर प्रस्थान किया ये 4 मार्च को, और सवेरे 5 मार्च को गंगा तालाब पहुँचे। वहाँ से पूजा पाठ करके जल को लेकर कंधावर में डालकर कांवड़ को लेकर यहाँ पर त्रियोली में कल 4 बजे पहुँचे। कैसा लगता है जब आप कांवड़ लेकर निकलते हैं? एक भक्तिमय वातावरण है, पूरी भक्ति श्रद्धा से हम लेकर जाते हैं। कीर्तन भजन नाम संकीर्तन लेख का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम प्रस्थान करते हैं, चलते हैं। थोड़ा सा थक जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेकर फिर से जोश आ जाता है। भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर कांवड़ लेकर निकल पाते हैं, कितना उत्साह रहता है? ये जोश बढ़ता है, ऐसा लगता है कि हम मगन में हैं। आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी लगती है जब कांवड़ लेकर आते हैं? तो ये बहुत खुशी की बात है। हम यहाँ पर त्रिलोक से लेकर गंगा तालाब की ओर प्रस्थान करते हैं, और भक्तिमय वातावरण है, और शिव का नाम लेकर, भोले बाबा का नाम लेकर जब सब दुख मिट जाते हैं रास्ते में, तो यही है महाशिवरात्रि। 50 किलोमीटर है जाने के लिए और 50 वापस आने के लिए। 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर वापस आना, और इस तरह से मंदिरों में जाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके कहीं ना कहीं भोलेनाथ इन युवाओं को शक्ति देते हैं, जो कहीं ना कहीं आज महाशिवरात्रि के दिन अलग अलग मंदिरों में देखने को मिल रही है। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, मॉरिशस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपयों की कटौती की घोषणा की है। एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती से महिलाएं काफी खुश है।
महिला दिवस के अवसर पर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की कटौती कर दी है। सरकार के इस कदम से देश भर के करोड़ों परिवारों का वित्तीय बोझ कम होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी। पीएम ने लिखा, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण, उज्जवल भविष्य और उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के प्रति मोदी की गारंटी का एक और प्रमाण है। मैं तो सबको बधाई देना चाहता हूं, अपनी बहनों को भी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज महाशिवरात्रि भी है, तो इसका तो हम सब स्वागत करते हैं। और मेरा तो काम है, इस लाइन मिनिस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूं। हमारे तो जब भी होती है कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट और जिससे कुछ कुशन मिलता है, तो उसका जो बेनिफिट है हम कंज्यूमर को पास करते हैं। एलपीजी सब्सिडी पर खुशी जताते हुए कोलकाता की महिलाओं ने फैसले को स्वागत योग्य बताया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए हैं, उनको बहुत बहुत हम सभी नारियों की ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्हें बधाई देना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी को हम अशेष धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो महिला के विषय में हर समय ही सोच रही है कि कैसे महिला के प्रगति के विषय में उन्नति किया जाएगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वुमेन्स डे में वुमेन्स लोग के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। एलपीजी गैस में 100 रुपये कम करके हम लोग आम नागरिक के लिए बहुत ही सुविधाजनक की बात हुआ है। हम लोग के लिए बहुत ही बचत होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और एलपीजी के दाम 100 रुपए कम होने पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि एलपीजी सब्सिडी देश की मातृशक्ति को पीएम की सौगात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण की बात करते हैं। और उसी का एक विजन लेकर हम मातृशक्ति यहाँ पर संकल्प लेने आए हैं। और एक बहुत बड़ा उपहार मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिया है। गैस सिलेंडर 100 रुपए से और सस्ता कर दिया उज्ज्वला योजना में आज मोदी जी ने। इससे पहले मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए सब्सिडी अगले 1 साल के लिए बढ़ा दी है। अब महिलाओं को 31 मार्च 2025 तक उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 10 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे 5वें और अंतिम टेस्ट के दूसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 473 रन बना लिए। इस तरह भारत ने पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड पर 255 रन की मजबूत बढ़त बना ली है। मैच के दूसरे दिन भारत ने 1 विकेट पर 135 रन से आगे खेलना शुरू किया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने संभल कर खेलते हुए रन बनाना जारी रखा। दोनों ने अपने अपने शतक पूरा करने में सफलता पाई। रोहित शर्मा 103 पर बेन स्टोक्स की गेंद पर बोल्ड हो गए, तो वहीं शुभमन गिल 110 रन बनाकर एंडरसन की गेंद पर बोल्ड हुए। अपना पहला टेस्ट खेल रहे देवदत्त पडिक्कल और सरफराज खान ने चौथे विकेट के लिए 97 रन जोड़े। दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेली। दिन का खेल खत्म होने तक कुलदीप यादव 27 और जसप्रीत बुमराह 19 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। क्वार्टर फाइनल में सिंधु को चीन की चैन यूफई के खिलाफ 24-22, 17-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई। शुक्रवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग ने थाईलैंड की जोड़ी को 21-19, 21 से हराया। इसी के साथ समाचार में आज के लिए इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।